दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख सिनेमा एंड सेंसरशिप तथा क्लैंपिंग डाउन ऑन क्रिएटिविटी के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राजव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करें। सेंसरशिप कितना उचित। सिनेमा और सेंसर के बीच का द्वंद्व बहुत पुराना है। इनमें हमेशा से 36 का संबंध रहा है। हाल के दिनों में फिल्म इंदु सरकार, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का तथा नोबेल विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन की डॉक्यूमेंट्री आर्गुमेंटेटिव इंडियन पर सेंसर बोर्ड की कैंची चलने के बाद यह मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। इससे पहले उड़ता पंजाब नामक फिल्म 89 कट के बाद ही सेंसर बोर्ड की अनुमति ले पाया था। ऐसे उदाहरणों की भरमार है। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर सिनेमा के लिए सेंसरशिप कितना उचित है। क्या यह फिल्मों के कलात्मक मूल्य को कम करता है अथवा समाज की नैतिकता कायम रखता है। क्या इंटरनेट युग में फिल्मों की प्री सेंसरशिप करना सही है। क्या यह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला नहीं है। कुल मिलाकर मूल सवाल यही है कि सेंसरशिप कितना उचित है या फिर कितना अनुचित। मूल मुद्दे के पक्ष विपक्ष में जाने से पहले सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यह जानना कि यह सेंसरशिप क्या है। सेंसर का सामान्य अर्थ गुण दोष विवेचक होता है, लेकिन आजकल इसका काम काट छांट करना रह गया है। सिनेमा के संदर्भ में सेंसरशिप का सरल सा अर्थ है किसी फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन से पूर्व इस बात की जांच करना कि वह तय मानकों के अनुरूप है या नहीं। भारत में यह कार्य केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन करता है। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन चलचित्र अधिनियम 1952 यानी सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत किया गया है। CBFC बोर्ड को 1983 तक केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड कहा जाता था, किंतु नई नियमावली के बाद सेंसर शब्द को प्रमाणन से बदल दिया गया है। यहाँ एक तकनीकी बात यह भी समझने की है कि भले इसे आज भी सेंसर बोर्ड ही कहा जाता है, लेकिन यह खुद फिल्मों पर कैंची नहीं चलाता। इसका काम प्रमाण पत्र देना है, लेकिन जहां भी इसे फिल्मों में आपत्ति लगती है उस सीन को कट करने के लिए यह निर्माताओं से कहता है और फिर उसी के अनुरूप यह प्रमाण पत्र देता है या नहीं देता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, जबकि इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में मौजूद हैं। CBFC में एक अध्यक्ष तथा कम से कम 12 और अधिकतम 25 सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। जहां तक बात है इसके द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणों की, तो वर्तमान में यह फिल्मों को 4 तरह के प्रमाण पत्र जारी करता है। पहला U या अ सर्टिफिकेट की फिल्म, जिसे हर उम्र के लोग देख सकते हैं। दूसरा UA या औ यानी ऐसी फिल्में जिसे 12 साल से कम उम्र के बच्चे माता पिता के निर्देशन में ही देख सकते हैं। तीसरा A या व यानी एडल्ट फिल्म। इसका मतलब है 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए यह फिल्म अनुकूल नहीं है। तथा चौथा S सर्टिफिकेट, जो सिर्फ विशेषज्ञ दर्शकों के लिए होती है, जैसे डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट। गौरतलब है कि प्रारंभ में सिर्फ 2 ही वर्ग थे, किंतु 1983 में UA और S श्रेणियों को भी जोड़ दिया गया। किसी फिल्म को प्रमाण पत्र देने के उद्देश्य से बोर्ड ने अपने सदस्यों में से परीक्षण समिति तथा पुनरीक्षण समिति का गठन किया है। परीक्षण समिति में जब सहमति नहीं बन पाती है, तब मामला पुनरीक्षण समिति के पास जाता है। अगर रिवाइजिंग कमेटी के निर्णय से आवेदक संतुष्ट नहीं होता है, तो वह आगे फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। इसके बाद भी यदि सहमति न बन पाए, तो इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी जाया जा सकता है। अमूमन प्रमाणन बोर्ड और आवेदक के बीच विवाद प्रमाण पत्र की श्रेणी तथा उसके अनुरूप दृश्यों में काट छांट को लेकर होता है। सेंसरशिप को लेकर 2 भिन्न प्रकार के मत यहीं से उत्पन्न होते हैं। इसलिए यह जानना दिलचस्प है कि सेंसरशिप के पक्ष और विपक्ष में किस प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि हम बात करें कि सेंसरशिप क्यों जरूरी है, तो इसके समर्थन में अनेक तर्क दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहली बात यह कि किसी भी प्रकार की आज़ादी अनंत नहीं हो सकती, चाहे वह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो या फिर फिल्मों की कलात्मक अभिव्यक्ति। यह मूलतः संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से ही जुड़ता है, लेकिन यह मौलिक अधिकार भी असीमित नहीं है तथा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) इस अधिकार पर युक्तियुक्त निर्बंधन आरोपित करता है। हालांकि सेंसर शब्द अपने आप में नकारात्मक अर्थ रखता है, लेकिन यदि इसका उपयोग आज़ादी के दायरे को और अधिक विस्तृत करने में किया जाए
तो इसके औचित्य को तर्कसंगत ठहराया जा सकता है। दूसरी बात यह कि अपने कई आदेशों में सुप्रीम कोर्ट ने सेंसर को बनाए रखने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि फिल्मों पर सेंसरशिप इसलिए जरूरी है क्योंकि यह विचार और क्रिया को लिखित शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक गहराई से प्रभावित करती है। जिस निश्चित वातावरण में फिल्मों को प्रदर्शित किया जाता है उसका मानव के मस्तिष्क पर अधिक उत्तेजक ढंग से असर पड़ता है। ऐसे में इसके अच्छे परिणाम के साथ साथ बुरे परिणाम भी संभावित हैं, इसलिए इस पर सेंसरशिप आवश्यक है। तीसरी बात यह कि भारत में नस्ल, जाति, धर्म, आस्था, भाषा, संस्कृति आदि की अत्यधिक विविधता है। हालांकि अपने आदर्श रूप में भारत इन विविधताओं को समन्वित कर स्वाभाविक एकता स्थापित करता है, लेकिन व्यावहारिक स्थिति यह है कि ये विविधताएं अक्सर संघर्ष का कारण बन जाती हैं। ऐसे में बहुत संभव है कि कोई फिल्मकार सायास या अनायास ऐसी फिल्म बना दे जिसमें किसी वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह प्रदर्शित किया गया हो। ऐसे में राज्य का दायित्व बनता है कि उस पर सेंसरशिप आरोपित करे। चौथी बात यह कि यदि सेंसरशिप न हो तो क्या हमारा समाज, हमारे दर्शक या फिल्मकार इतने परिपक्व हैं कि वो कला, हित, स्वास्थ्य, मनोरंजन और राष्ट्रीय या आत्मिक उत्थान से जुड़ा फिल्म देखेंगे या प्रदर्शित करेंगे? न्यूडिटी, सेक्स और हिंसा से जुड़ी फिल्मों की बाढ़ आ सकती है। आर्थिक लाभ की चाहत में कंपनियां कुछ भी परोस सकती हैं, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए सेंसरशिप जरूरी है। सोच कर देखिए कि यदि किसी फिल्म में हिंसा को महिमामंडित किया गया हो, बच्चे, महिला, दिव्यांग या जानवरों के प्रति बुरा बर्ताव दिखाया गया हो, ड्रग्स, अल्कोहल, मादक द्रव्यों को बढ़ावा दिया जा रहा हो, द्विअर्थी संवाद हो या अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा हो, किसी धर्म, जाति या लिंग के विरुद्ध अपमानजनक चित्रण किया गया हो, राज्य की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही हो अथवा लोक व्यवस्था खतरे में हो, तो इन आधारों पर किसी फिल्म पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए क्या? इसलिए विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए सेंसरशिप जरूरी है। कुल मिलाकर कहें तो सामाजिक हित में फिल्मों की सेंसरशिप उचित है। अगर किसी बड़े सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए फिल्मों को सेंसर किया जाता है तो इसमें गलत ही क्या है? जहां तक बात है सेंसरशिप के विरोध में दिए जाने वाले तर्कों की, तो इस संदर्भ में कई बातें उभरती हैं। जैसे पहला यह कि वर्तमान युग में जब अधिकारों का दायरा विस्तृत हो रहा है, ऐसे में अभिव्यक्ति पर प्री सेंसरशिप आरोपित करना अनुचित ही कहा जाना चाहिए। ऊपर से फिल्मों को अनुमति देने या न देने का जो मानक होता है वह बहुत ही अस्पष्ट होता है। उदाहरण के बतौर, यदि द्व्यर्थी संवाद और अश्लीलता किसी फिल्म को प्रदर्शित न होने देने के मानक हैं, तो ग्रैंड मस्ती, मस्ती जादे जैसी फिल्में कैसे रिलीज हो जाती हैं? दूसरा यह कि असहमति को सम्मान देना लोकतंत्र का परम धर्म है। उड़ता पंजाब फिल्म को सिर्फ इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता कि इससे राज्य की छवि खराब होती है। पंजाब की छवि यदि ड्रग सेवन के कारण सच में खराब है, तो सरकार द्वारा खुद को असहज करने वाली फिल्मों को रोकना लोकतंत्र की मान्यता के भी विपरीत बात है। अमेरिका और जर्मनी में तो फिल्मों को सेंसर करना संविधान के खिलाफ है, फिर भारत में इसे क्यों मनमाना करने दिया जाए? तीसरा यह कि कला समाज से विमुख नहीं हो सकता, इसलिए कलात्मक स्वायत्तता के लिए भी सेंसरशिप अनावश्यक है। समाज में यदि गाली गलौज, हिंसा, अपराध, नशा या सेक्स जिस रूप में भी बरकरार है, यदि उसका कलात्मक चित्रण किया जाता है तो इसमें गलत क्या है? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कला के यथार्थ चित्रण से समाज का परिष्कार होता है। इसलिए मोहल्ला 80 फिल्म में यदि एक गाली विशेष का आम फहम इस्तेमाल है, तो यह मूलतः उस समाज की सांस्कृतिक उपादान को दर्शाता है। इसे फिल्म से अलग करना, फिल्म को यथार्थ, समाज और कलात्मकता से दूर करना होगा। अतः इस प्रकार की सेंसरशिप जायज नहीं कही जा सकती। चौथा यह कि प्रतिबंध का कोई अंत नहीं है। अगर हम नकारात्मकता पर ध्यान देंगे तो सकारात्मकता से होने वाले संभावित लाभ से भी वंचित रह जाएंगे। धार्मिक कट्टरता, किसी धर्म स्थल का यथार्थ चित्रण, किसी सामाजिक कुरीति के विरुद्ध फिल्म निर्माण या फिर किसी गैर परंपरागत मुद्दे पर फिल्म बनाने से उस पर सेंसरशिप लागू करने का औचित्य निर्धारित नहीं होता। उदाहरण के लिए विश्वरूपम, पीके, वाटर, फायर सरीखी फिल्मों को प्रतिबंधित करना न सिर्फ वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, बल्कि वैज्ञानिक सोच के सृजन के भी विरुद्ध है। इसलिए सेंसरशिप को कतई सही करार नहीं दिया जा सकता। पांचवा यह कि वर्तमान युग में जब इंटरनेट का प्रसार अपने चरम पर है, ऐसे में किसी कंटेंट की पहुंच को प्रतिबंधित कर देना लगभग असंभव है।
अब राज्य एक नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। दरअसल राज्य को प्रहरी होना भी नहीं चाहिए। कोई भी प्रतिबंध धारणीय तभी हो सकता है जब उसे सामाजिक स्वीकृति मिल जाए, वरना यह संघर्ष को ही बढ़ावा देता है। छठा यह कि कोई भी फिल्म दर्शक और फिल्मकार के बीच एक संवाद की प्रक्रिया है। किसी फिल्म पर आई प्रतिक्रिया ही यह तय करती है कि यह फिल्म समाजोपयोगी है या नहीं। हालांकि यह प्रक्रिया भी निर्दोष नहीं है, लेकिन किसी फिल्म को अपनाने या खारिज करने का अधिकार 20-25 सदस्यों वाले किसी बोर्ड की बजाय व्यापक दर्शक समूह को होना चाहिए। राज्य सिर्फ विरल परिस्थितियों में ही इसमें हस्तक्षेप करे ताकि सहमति असहमति की प्रक्रिया अधिक सुचारू रूप से चल सके। पक्ष विपक्ष के सारे तर्कों को देखने के बाद यह जरूर कहा जा सकता है कि भारत जैसे देश में सेंसरशिप होना चाहिए। हालांकि सेंसरशिप के विरोध में दिए जाने वाले तर्कों में दम लग सकता है, लेकिन यह व्यावहारिक कसौटी पर गलत साबित होगा। आदर्श स्थिति तो यही है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए तथा प्रत्येक फिल्मकार को यह हक हो कि वह अपनी मर्जी की फिल्म बना सके। किंतु यह बात उस आदर्श परिस्थिति के लिए ही कही जा सकती है जहां स्वतः ही उन सामाजिक मूल्यों और मानकों का पालन हो जो वर्तमान में राज्य द्वारा आरोपित किए जा रहे हैं। अतः जब तक ये परिस्थितियां निर्मित नहीं हो जाती, तब तक राज्य को यह अधिकार होना ही चाहिए कि वह व्यापक हित के संदर्भ में सेंसरशिप की व्यवस्था जारी रखे। दूसरी बात यह कि फिल्मों के कलात्मक स्वायत्तता की जो बात की जाती है वह इसलिए नाकाफी है क्योंकि अधिकांशतः फिल्में व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। फिल्मों को सफल बनाने में किसी भी साधन को अपनाने से परहेज नहीं किया जाता। भारत में सिनेमा एक व्यावसायिक उत्पाद है। इसमें कला का सरोकार बाद में आता है। राष्ट्रभक्ति, सामाजिक चेतना, न्याय सब कुछ सिनेमा के लिए एक बिकाऊ माल है। इसलिए कलात्मक स्वायत्तता के नाम पर फिल्मकारों को मनमाना काम करने नहीं दिया जा सकता। मुख्यतः राज्य का काम होता है लोक व्यवस्था को बनाए रखना, और अगर किसी फिल्म के प्रदर्शन से इसको खतरा हो तो उस फिल्म को प्रतिबंधित किया जा सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि सेंसरशिप की यह व्यवस्था पूर्वाग्रह रहित तथा पारदर्शी होना चाहिए। इसके लिए कुछ उपायों को अपनाया जा सकता है, जैसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को एक स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया जाना चाहिए तथा प्रमाण पत्र प्रदान करने के मानक सरकार द्वारा नहीं बल्कि बोर्ड द्वारा तय किए जाएं। बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल, वेतन भत्ता सब कुछ निर्धारित किया जाए। सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 अब पुराना पड़ चुका है, इसमें बड़े बदलाव की जरूरत है। वर्तमान में प्रचलित 4 प्रकार की श्रेणियों के अतिरिक्त कुछ अन्य श्रेणियों का निर्माण किया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जा सकें। श्याम बेनेगल समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट को लागू करने पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के उपायों को अपनाकर प्रमाणन की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है। इसके अलावा फिल्मकारों का भी यह दायित्व बनता है कि सामाजिक मूल्यों और मानकों के आलोक में स्वनियंत्रण का पालन करें। हॉलीवुड में फिल्मकारों ने स्वयं द्वारा निर्धारित सेंसरशिप हेज कोड का पालन किया, जिससे वहां की फिल्मों पर राज्य का हस्तक्षेप काफी कम हो गया है। कुछ समय से यह भी देखा जा रहा है कि सेंसरशिप की आड़ में फिल्मों का प्रचार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों ही ओर से शुचिता दिखाने की जरूरत है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सिनेमा का मूल उद्देश्य स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के साथ साथ समाज को जागरूक बनाने का भी है। यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब फिल्मकार, राज्य तथा दर्शक सभी अपनी अपनी भूमिका का सही से निर्वहन करेंगे। ऐसी दशा में सेंसरशिप की जरूरत ही शेष नहीं रह जाएगी। आइए अब जल्दी से नोट करें आज का सवाल। सवाल है, सेंसर बोर्ड की स्थापना एवं इसके उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए स्पष्ट कीजिए कि समय के साथ साथ इसके उद्देश्यों में बदलाव क्यों जरूरी है। प्रिय व्यूअर, यदि आप दृष्टि आईएएस के YouTube चैनल पर लगातार अपलोड हो रहे नए कार्यक्रमों की सूचना और लिंक अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पाना चाहते हैं तो कृपया आगे की स्लाइड में दिए गए नंबर पर अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दें। दृष्टि आईएएस की टीम प्रोग्राम अपलोड होने के तुरंत बाद आपके व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराएगी। साथ ही आपके नंबर पर हम भविष्य में जारी किए जाने वाले प्रोग्राम्स की पूर्व सूचना भी उपलब्ध कराएंगे। इससे YouTube चैनल का नोटिफिकेशन न मिलने जैसी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे और हमारे सारे वीडियो लिंक क्रम से आपके पास सेव हो जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सहूलियत के मुताबिक देख सकेंगे। दृष्टि आईएएस YouTube चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 9205885191।
आपको करना बस इतना है कि दृष्टि स्पेस IAS टाइप कर हमें व्हाट्सएप कर दें।